Good morning, guys. Hi everyone. My name is Nisarg Vyas and I am the faculty of IIT JAM at Quanta Institute, Jaipur. तो आज की इस क्लास में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स अभी पूरी की पूरी वीरू सर पढ़ाएंगे। तो जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो भी वहाँ पे रिवाइज होंगे। मैंने जाम के लेवल तक पढ़ाए थे, जो भी टॉपिक पढ़ाए थे वो वहाँ पे सारे टॉपिक्स है वो वीरू सर वहाँ पे जेस्ट के लेवल तक पढ़ाएंगे, TIFR के लेवल तक पढ़ाएंगे। तो जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है वो सब रिवाइज होगा, प्लस एक लेवल ऊपर तक जाएगा, मतलब जेस्ट TIFR लेवल तक जाएगा MP। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैं जैम के लेवल की पूरी मैं पढ़ाऊंगा, और इसमें जो एडवांस टॉपिक्स है जैसे कि लाग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, जो सिर्फ जस्ट TIFR में आता है वो टॉपिक्स वीरू सर पढ़ाएंगे। तो वो टॉपिक्स के टाइम पे वापस लाइव क्लासेस चलेगी, मतलब ये पैरेलल चलेंगे अभी दो कोर्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स दोनों। और अभी जो एग्जाम है उसमें भी दोनों की एग्जाम होगी, ऑब्वियस है। तो आज से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज एक्सट्रीमली वंडरफुल टॉपिक, मतलब इससे ज्यादा गजब टॉपिक ना ऐसे फिजिक्स के सारे टॉपिक के लिए मैं बोल सकता हूँ ये चीज ऐसे छाती ठोक के कि दीज आर द मोस्ट वंडरफुल टॉपिक्स ऑफ द यूनिवर्स, कि इसकी वजह से ही हमें यूनिवर्स वर्ल्ड है ऐसा पता चला। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होता तो यूनिवर्स पता ही नहीं चलता हमें, यूनिवर्स है क्या क्या है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज एक्सट्रीमली वंडरफुल टॉपिक। इसके ऊपर इसकी हिस्ट्री अगर पढ़ने बैठे हम तो इतनी फैसिनेटिंग है, मैं आपको बीच बीच में कहानियां कहते रहूंगा भर भर के। मतलब ऐसा होगा शायद हर दिन एक कहानी आपको मिल जाएगी इस कोर्स में, अभी हर दिन एक आध कहानी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आपको कि ये खोज कैसे हुई इसके ऊपर। समझ गए क्या? हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले वर्ड का मतलब समझना जरूरी है मेरे हिसाब से। कहानियां बहुत है इस टॉपिक में, फिजिक्स बहुत सारा है इस टॉपिक में। तो आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली फन राइड। मतलब हम ऐसे रोलर कोस्टर में बैठने वाले हैं जो 300 साल 400 साल तक पीछे जाएगा, और वहां से मतलब हम तो 2000 साल 2200 साल पीछे जाएंगे, और वहां से ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे आज के दिन तक। क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या पढ़ाई हुई है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में। एंड इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट वंडरफुल टॉपिक ऑफ योर लाइफ, बिलीव मी। आज तक आपने जितनी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है वो एक साइड, और अभी जो पढ़ेंगे वो एक साइड, दैट आई कैन गारंटी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। पहले तो वर्ड का मतलब समझते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स दो वर्ड से बना है, एक है क्लासिकल, दूसरा है मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मतलब क्या? क्लासिकल मतलब क्लासिक वर्ड है इंग्लिश का। जो क्लासिक वर्ड मतलब ऐसे थोड़ा पुराना टाइप, ओल्ड टाइप। क्लासिक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कई बार, बट हमारे लिए जो कंसेप्ट है, हमारे लिए जो वर्ड का मीनिंग हमें उठाना है पुराना टाइप का, कि पुराना है। सो इट इज कॉल्ड क्लासिकल, पुराना है इसलिए इट इज क्लासिकल। जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, क्लासिकल डांस होता है, वो पुराने डांस होते हैं, मतलब पुराने आर्ट फॉर्म्स है, जो जैसे कथक हो गया वगैरह वगैरह, जो पुराने आर्ट फॉर्म्स है उसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स कहते हैं। वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब पुराना मैकेनिक्स। पुराना मतलब कितना पुराना? पुराना मतलब 1905 से पुराना सब कुछ। 1905 से पुराना सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ 1905 में एक बंदा आया था, वो गजब बंदा। मतलब वो 1905 में नहीं आया था, वो आया था जब गांधी बापू आए थे, उसके ही 10 साल बाद आया था वो बंदा। बट ही वॉज लाइक अलग लेवल का गजब। गांधी बापू आए थे उसी साल आया था वो, जिस साल अपने महात्मा गांधी का जन्म हुआ उसी साल एक और बंदे का जन्म हुआ था। एंड ही वॉज ऑसम। मतलब क्या बोले उस बंदे के बारे में। उसने 1905 में सब कुछ बदल के रख दिया उस बंदे ने। 1905 में पूरी फिजिक्स के बारे में हम जो भी सोचते थे अभी तक वो सब कुछ बदल के रख दिया। तो 1905 में वो बंदा आया था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो क्लर्क था, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पर उससे पहले की जो भी साइंस है, जो भी फिजिक्स डेवलप हुई, उसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। सो इट इज क्लासिकल, मतलब क्लासिकल है, पुरानी है, 1905 से पुरानी। और मैकेनिक्स का मतलब क्या है? सो मैकेनिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन।
बस यही मतलब है मैकेनिक्स का। कोई भी चीज मोशन में जाती है उसका हम स्टडी करना चाहते हैं बस। और अगर आप डीपली सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी फिजिक्स यही तो है। हम किसी भी चीज के मोशन की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चल रहा हूं, मेरे मोशन की स्टडी करो, कार चल रही है उसके मोशन की स्टडी करो, स्पेसशिप, प्लैनेट्स, मून, सन, सब कुछ चल रहा है, जो स्टार्स चल रहे हैं उन सब के मोशन की स्टडी करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो उनके मोशन की स्टडी करो। तो एक्चुअल में फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन। मेजरली अगर मैं बोलूं, जैसे गैस की मोशन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करो, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, गैस के मॉलिक्यूल की स्टडी को। बड़े बड़े चीजें जैसे प्लैनेट्स हो गया, हम आप हो गए, ये मोबाइल हो गया, फैन हो गया, इन सब के मोशन की स्टडी को कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनके मोशन की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स ही है फिजिक्स पूरा। फिजिक्स पूरा इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। और हमारा इसमें प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कभी भी हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि हमें जानना होता है कि कोई भी पार्टिकल इस टाइम पे कहाँ है और फ्यूचर टाइम में कहाँ होगा और पास्ट टाइम में कहाँ था। सो दिस इज अवर पर्पस। बहुत सिंपल सा पर्पस है। पार्टिकल है, पास्ट में कहाँ था, फ्यूचर में कहाँ है, अभी कहाँ है। तीन चीजें हमें जाननी है, मतलब कि उसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें मिल जाए तो उसमें टाइम डालते जाएंगे। कि इक्वेशन मिल गया अगर पोजीशन का, उसमें टाइम डालते जाएंगे और हमें पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। और अगर पार्टिकल की पोजीशन पता चली तो हमें पार्टिकल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि अगर हमें पता चल गया पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग टाइम पे क्या है, मतलब x ऑफ t मिल गया, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया, मान लो ऐसा कुछ है, t² + 2t + 1, ऐसा कुछ है पार्टिकल का पोजीशन। मतलब हर इसमें टाइम डालते रहो, 0 से स्टार्ट करके जितना भी टाइम डालना है डालते रहो, और पार्टिकल इसी ट्रैक पे होगा। हमें अगर पता चल जाए कि इसी ट्रैक पे होगा तो पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें मिल गई, कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, अभी मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, सब 11th 12th का, इसका डेरिवेटिव करेंगे जिसे x डॉट बोलते हैं, उसे ही तो हम वेलोसिटी कहते हैं। मतलब हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई, x से वेलोसिटी मिल गई। एक और डेरिवेटिव करो d/dt ऑफ x डॉट का, तो dv/dt हो गया ये, और इससे हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल गया, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिल गया। अभी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, अभी पार्टिकल पे आएंगे हम, पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा डॉट है, वो डॉट इधर उधर मूव कर रहा है, और वो डॉट का पोजीशन इससे मिल रहा है, उसकी वेलोसिटी इससे मिल रही है, उसकी एक्सेलरेशन इससे मिल रही है। वो डॉट का मास हमें पता है, क्योंकि वो डॉट हमें पता है, तो इसका मास पता है, तो इस पे लग रहा फोर्स m टाइम्स a होगा। ये सब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूं, जनरल सब मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में मिल जाए तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अगर सब कुछ मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, मान लो अभी के लिए मानते हैं कि सब कुछ हमें वेक्टर फॉर्म में पता है। अगर x ऑफ t पता है कि इसकी डायरेक्शन, चलो मान लो j कैप है, इसी ये पूरा इंटू j कैप इसकी डायरेक्शन है, हमें पता चल गया। तो v की डायरेक्शन जो भी होगी, उसके बाद a की डायरेक्शन जो भी होगी, उसके बाद F = ma होगा, a की डायरेक्शन जो भी होगी उसके हिसाब से उस पर लग रहा फोर्स मिल जाएगा। वेलोसिटी से उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, या फिर वेलोसिटी से हमें इसका मोमेंटम मिल जाएगा, और मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी p²/2m। मोमेंटम है mv, p = mv, मोमेंटम है mv। तो मोमेंटम मिल जाएगा, मोमेंटम से इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिक ऊर्जा जिसे बोल सकते हैं, ऊर्जा तो नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, शक्ति या ऊर्जा ही बोलेंगे शायद। सो काइनेटिक एनर्जी अपनी लैंग्वेज में आते हुए, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m या 1/2 mv², वो भी मिल जाएगी। और फोर्स अगर कंजर्वेटिव है, मान लो कि फोर्स कंजर्वेटिव क्या होता है जानेंगे थोड़ी देर बाद, बट कंजर्वेटिव फोर्स है मान लो कि अभी के लिए, तो फोर्स कंजर्वेटिव है तो फोर्स है पोटेंशियल मिल जाएगा, फोर्स = नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ऐसा करेंगे तो पोटेंशियल भी मिल जाएगा, और पोटेंशियल मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब हमें सिर्फ ये भाई पता चले और पार्टिकल के बारे में सब कुछ पता चल गया, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ पता चल गया पार्टिकल के
लिए क्या क्या होगी क्या चीज, वो सब पता चल गया। हमें सिर्फ क्या जानना था, पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही जानना था बस। ये हमारा प्राइमरी पर्पस था। पार्टिकल क्या है उस पे आते हैं थोड़ी ही देर में, बट जनरल मैं अभी बता रहा हूं कि एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल मतलब एक डॉट है अभी के लिए अपने लिए, डॉट मूव कर रहा है इधर उधर, तो उसके बारे में सब कुछ हमें पता चल गया। समझ गए क्या? समझ गए। तो पार्टिकल के बारे में ये सब पता चला कहां से? हमें उसकी स्टडी ऑफ मोशन से पता चला, और इसकी वजह से ही हमें पता चला कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमेगी और हर 365.25 डेज में अपनी जगह पे वापस आएगी। जहां से घूमना स्टार्ट किया था वहां वापस आएगी। हर 365.25 डेज में वो अपनी जगह पे वापस आएगी, अपनी जगह पे वापस आएगी, अपनी जगह पे वापस आएगी, और चौथी बार भी अपनी जगह पे वापस आएगी, बट 0.25 4 बार ऐड होके एक और दिन बढ़ जाएगा, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो हमें ये पता चला अर्थ के बारे में। इसकी वजह से हमें ये पता चला कि दिन कब होंगे, रात कब होंगे, साल कब होगा नया, सीजन्स कब होगी, कब गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, कब बारिश होगी, कब हमें अपनी फसल बोनी है, कब हमें ठंड से बचने के लिए अपने लिए फसल को या फिर खाने को स्टोर करके रखना है, कब हमें गर्मी से बचना है, वो हमें एडवांस में थोड़ा सा पता चल जाता था। तो हम अकॉर्डिंगली एसी खरीद लेते थे या खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अर्थ का पोजीशन पता है। सो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी, कि अगर आपको पता ही ना हो कब बारिश होगी तो आप कब फसल डालोगे और कब हार्वेस्टिंग होगी, कब आप उसको निकालोगे, कब खाओगे। नो नीड, मतलब आप कर ही नहीं सकते ये चीज अगर आपको अर्थ की साइकिल पता ना हो तो। और उसकी साइकिल कहाँ से पता चलती है? उसकी स्टडी ऑफ मोशन, मतलब उसकी मोशन की स्टडी से पता चलती है, और वो हमें मैकेनिक्स बताता है। तो आप जो खाना खाओगे आज के बाद, याद रखना इसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज के बाद आप जब एसी चालू करोगे अपने कमरे का, याद रखना इसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। कब गर्मी होगी वो फिजिक्स डिसाइड, फिजिक्स को पता होता है, डिसाइड कोई नहीं करता नेचर को। नेचर जैसे है वैसे ही होता है, हम उसको देख पाते हैं मोर प्रिसाइजली विद द स्पेक्टेकल्स ऑफ फिजिक्स। किया चश्मे फिजिक्स के लगा लो और अच्छा दिखेगा। तो ये है फिजिक्स के वाई टू स्टडी मैकेनिक्स के ऊपर पहले आपको जनरल बात मैंने बताई, पहले आपको सारी जनरल बात बताई कि वाई टू स्टडी मैकेनिक्स, क्योंकि ये सारी चीजें कि हम स्टडी ऑफ मोशन करना चाहते हैं, और उसके लिए उसके बाद हमें क्या क्या मिलेगा, उसके बाद हमें सब कुछ मिलेगा, हमें सब कुछ पता चलेगा। जैसे मैंने आपको अर्थ का एग्जाम्पल दिया, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि यहां से मैं ये नैपकिन को उड़ाता हूं और वापस उड़ के मेरे हाथ में ही आ जाता है। मुझे मेरा हाथ वहीं पे क्यों गया? मेरा हाथ अगर मैंने ऐसे उड़ाया तो मेरा हाथ यहीं पे क्यों गया ऑटोमेटिकली? क्योंकि मेरे दिमाग को ऑटोमेटिकली स्टडी ऑफ मोशन पता है इसका, मतलब मेरे दिमाग ने इसका मोशन ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, उसके अंदर फीडेड है कि ऐसे उड़ाओगे तो ऐसे उड़ के यहीं जाएगा। तो वो मोशन नहीं पता होता तो ये गिर जाता, मुझे उठाना पड़ता, उठा के ऊपर आता। तो आप जो फ्रेम में मुझे कंटिन्यूअसली देख पा रहे हो वो नहीं देख पाते, तो आप मुझे देख पा रहे हो, चाहे उसे अच्छा कहो या बुरा, पर वो बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तो everything is because of mechanics. Now you can see, I think. So this is the study of motion. ये सब चीजें है, पर एक ना एक स्पेसिफिक नाम है इस x का क्लासिकल मैकेनिक्स में। हम नॉर्मली इस x को ही फाइंड करना चाहते हैं कभी भी, कि इसका पोजीशन हमें टाइम के रिस्पेक्ट में मिल जाए। हमें इसका मास पता होता है तो इसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में मिल जाए, बस वही हमारा पर्पस होता है। और उस x को हम कहते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिकल, x को कहते हैं स्टेट। इस पे अभी आएंगे, अभी ये मत लिखना, अभी मैं पार्टिकल के बारे में बोलूंगा फिर इसको लिखेंगे। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिकल। स्टेट का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड अभी ऐसी है कि मैं कुछ भी बोलूंगा मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि मैं काम हूं, मैं पीसफुल हूँ, मुझे सब आसपास का सब कुछ सुनाई दे रहा है, छोटी से छोटी आवाज़ जो भी हो रही है, मेरे एसी की आवाज़ यहाँ पे कमरे में है, सामने लाइट्स है, सब कुछ मुझे बहुत स्लो आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं काम हूँ। तो ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपको किसी की स्टेट ऑफ माइंड पता चलती है, जैसे आपको पापा से कुछ मांगना है, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर पापा से कुछ मांगना है या मेरे ताऊ जी है उनसे कुछ मांगना है, तो क्या करता हूँ मैं, आके उनका चेहरा देखता हूँ, उससे अंदाजा लगाता हूँ कि इनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है।
अभी वो कौन सी सिचुएशन में है और उसके बाद उनसे मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। तो स्टेट ऑफ माइंड पता चलने पे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है माइंड के बारे में, सब कुछ पता चल जाता है अगर आपको एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड पता हो तो वैसे ही पार्टिकल की स्टेट पता हो तो पार्टिकल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सो स्टेट वर्ड का मतलब ये है, कभी भी मैं बोलूं कि हमें इसकी स्टेट पता है, इसका मतलब हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। कभी भी मैं बोलूं कि हमें किसी की स्टेट पता है, इसका मतलब इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, और वो तो हमें पता ही, अभी जब हमने देखा कि उसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्टेट ऑफ पार्टिकल। बट अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी के लिए मिटा रहा हूं मैं। तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिकल, या सिर्फ पोजीशन को ही हम स्टेट ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। सो मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लासिकल वर्ड है क्योंकि वो पुराना है, बट मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन। और मैकेनिक्स की दो ब्रांच है भाई, मैकेनिक्स की दो ब्रांच है। दोनों ब्रांच क्या क्या है भाई? दो ब्रांच है, पहली है काइनेमेटिक्स, दूसरी है डायनेमिक्स। दो ब्रांच है जिसमें काइनेमेटिक्स जो है उसमें हम मोशन की चर्चा करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन दोनों में होता है, बट इसमें मोशन का कॉज क्या है उस पर हम चिंता नहीं करते कि भाई एक कार चल रही है तो चल रही है, बस भाई कहाँ से आई एनर्जी उसमें, क्यों चल रही है, हम नहीं पूछते, चल रही है, काम खत्म। अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, ब्लॉक चल रहा है तो ब्लॉक चल रहा है भाई, इस पे कहाँ से वो फोर्स आया उसके ऊपर नहीं पता। तो बिना कॉज की चिंता करें, without worrying about the cause, WRRYING आएगा, सॉरी, without worrying about the cause, सी कॉज का स्पेलिंग क्या होता है भाई? कॉज CAUSE। वी टॉक अबाउट स्टडी ऑफ मोशन। मतलब कॉज मतलब उसके कारण की चिंता करे बिना हम उसके मोशन की स्टडी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। विदाउट वरिंग अबाउट द कॉज विल टॉक अबाउट द मोशन, उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। और विथ द वरी ऑफ द कॉज, विथ वरी ऑफ द कॉज, बाकी सब सेम। वी टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन, उसे कहते हैं डायनेमिक्स। जैसे कि डायनेमिक्स में क्या आएगा? डायनेमिक्स में आएगा वर्क, एनर्जी, पावर। 11th-12th में हमने ऐसे ही पढ़ा था, इसी ऑर्डर में। पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, पहले स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ा था, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद फोर्सेस पढ़े थे, फोर्स के बाद वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ा था। और वो चारों जो फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, उस चारों में डायनेमिक्स आती है। वहां हम चिंता करते हैं व्हाट इज द रीजन, उनकी स्टडी करते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब कि वो बॉडी घूम रही है तो उसको कैसे घुमाया, टॉर्क लगा उसके ऊपर, ऐसे घुमाया, तो वो रोटेशनल डायनेमिक्स है। रोटेशनल मैकेनिक्स क्या होता है? बस वो घूम रही है, फर्क नहीं पड़ता क्यों घूम रही है, बस वो घूम रही है। तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? डायनेमिक्स में आएगा। तो अलग अलग पार्ट है, नाम से डरने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता ये नाम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहां पे जाएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं बस। सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का। और इसमें से हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, और टॉपिक फॉर टुडे इज 1D काइनेमेटिक्स। 1D काइनेमेटिक्स। 1D काइनेमेटिक्स मतलब 1 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। हम एक ही डिमेंशन में काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। कोई चीज होगी जो एक ही डिमेंशन में मूव कर रही होगी। एक डिमेंशन क्या है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा होगा। फिजिक्स ऐसे ही चलती है ना, धीरे धीरे डेवलप करते हैं। पहले कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फिर वो 2 डायमेंशन में चलेगी, उसके आइडियाज को एक्सटेंड करेंगे, फिर उसके आइडियाज को एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशन तक, वो कहीं पे भी जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके हम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे अलग अलग चीजों को। आज का लेक्चर है 1D काइनेमेटिक्स, पूरा 11th-12th बेस्ड है, पूरा का पूरा 100% 11th बेस्ड। आपकी 11th जितनी फिजिक्स में ये स्ट्रांग होगा उतना मेरा अभी लेक्चर आपको समझ आएगा। और नहीं है स्ट्रांग तो भाई बैठा है, स्ट्रांग कर देगा। जितना है उतना यहीं पे है,
इसके अलावा प्रॉब्लम्स इस सेक्शन के लिए, पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आई वुड रिकमेंड अ फ्यू बुक्स, जिसमें से पहली बुक है, अ फ्यू बुक्स के बारे में देख लेते हैं। पहली बुक है एच.सी. वर्मा की कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। ये बुक है वो बेसिक रीडर्स के लिए वरदान है, मतलब वरदान है, बिल्कुल वरदान है। तो ये बेसिक जो भी रीडर्स है, जिनको बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती, जीरो लेवल है, उनके लिए बुक वरदान है। चलो, पर हम सब ऐसे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग को देख के कि आप बिल्कुल बेसिक नहीं हो, फिर भी ये बुक अगर आप फ्री टाइम में पढ़ो, मतलब रात को सोने से पहले ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो, बुक पढ़ो, तो इट इज अ गुड रीड, आपको मजा आएगा थोड़ा पढ़ के। इसके प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, तो हम जो जो टॉपिक करें उसके आपको इसमें से प्रॉब्लम्स करने चाहिए, माई सजेशन करने चाहिए, तो आपका ग्रिप्स स्ट्रांग होगा। दूसरी बुक है रेसनिक एंड हेलिडे। दूसरी बुक है रेसनिक एंड हेलिडे। रेसनिक एंड हेलिडे कौन सी बुक है? वर्मा सर से मैं जब मिला था तो उन्होंने एक एनेक्डोट कहा था अपनी लाइफ के बारे में। वो जब एमएससी में थे, एमएससी फिजिक्स में आईआईटी कानपुर में, तब उन्होंने ये बुक पढ़ी थी रेसनिक एंड हेलिडे, और 2 साल के अंदर इन्होंने ये पूरी बुक हर एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करी थी। जो 2 साल एमएससी के होते हैं उसमें इन्होंने यही बुक पढ़ी और इसको सॉल्व किया, और उससे उनकी फिजिक्स स्ट्रांग हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे वर्मा सर की फिजिक्स पहले से स्ट्रांग होगी, तभी वो आईआईटी में थे, बट रेसनिक एंड हेलिडे उन्होंने अपने एमएससी के 2 साल में पढ़ी, और तब वहां पे जब उन्होंने ये पढ़ी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि इसका इंडियन वर्जन होना चाहिए, और उन्होंने वो इंडियन वर्जन इंडियन बच्चों को, हमारे जैसे इंडियन बच्चों को जो हम रिलेट कर पाए वैसी लैंग्वेज में देने के लिए एच.सी. वर्मा सर ने अपनी खुद की बुक लिखी। तो ये बुक भी एच.सी. वर्मा सर की बुक का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो ये इसमें से प्रॉब्लम्स हम करेंगे, इसमें से थोड़ी बहुत थ्योरी देखेंगे मैकेनिक्स के लिए। बाकी एडवांस बुक्स अगर आपको चाहिए तो है, एडवांस बुक्स चाहिए तो है जॉन टेलर, फिर एक है डेविड मोरिन, और है क्लेपनर एंड कोलेनको। तो ये 5 बुक है, इसके बाहर आपका मैकेनिक्स नहीं जाएगा, इसी के अंदर खेलेंगे। मेनली मेरा जो फोकस होगा वो ऐसा होगा कि आप टेलर की बुक, नॉर्मली एमएससी में भी लोग पढ़ते हैं, कई बार बीएससी में भी पढ़ते हैं, तो टेलर की बुक आप समझ पाए, आप पढ़ पाए, उस लेवल पे मैं आपको ले जाऊंगा इन 2 बुक्स से। तो मेरा प्राइमरी पर्पस आपको क्लासिकल मैकेनिक्स सिखाना नहीं है, मेरा प्राइमरी पर्पस है आपको ये बुक पढ़ते हुए करना, मतलब आप ये बुक को पढ़ सको, आपको सब कुछ समझ आए इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं वो। तो मेरा प्राइमरी पर्पस है कि मैं इन 2 बुक को मेनली यूज करूंगा, प्रॉब्लम्स यहाँ सबसे जाएंगे, बट ये 2 बुक्स को मेनली यूज करूंगा। कोई टॉपिक्स है जो एडवांस है उसको मुझे यहाँ से लेना ही पड़ेगा, तो वो अलग बात है। बाकी ये सारी बुक्स है जिनको मैं प्राइमरीली यूज करूंगा। सो दिस इज आई थिंक क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 1D काइनेमेटिक्स पे हम बात करेंगे, जो अभी हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है। सो 1D काइनेमेटिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? अभी मैं सब मिटा रहा हूं, वैसे ये बुक्स थे इधर से इधर ये बुक्स थे, बट अभी मैं सब मिटा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा गंदा लग रहा है नया टॉपिक स्टार्ट करते हुए। सो रबिंग दिस ऑफ, क्लासिकल मैकेनिक्स भी हटा रहे हैं अभी 1D काइनेमेटिक्स चलेगी। तो पार्टिकल का कंसेप्ट, पार्टिकल क्या है भाई? हम इसमें ना पार्टिकल की स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज अ पार्टिकल? तो पार्टिकल की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं सब कुछ, है ना? बिल्कुल, पार्टिकल की डेफिनेशन से स्टार्ट करो। अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट having mass, finite mass, a point like object having finite mass, उसे कहते हैं पार्टिकल। शांति से इस डेफिनेशन को समझते हैं, शांति से। ये डेफिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि मैंने इस पे 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, 1000 वर्ड्स का मैंने खुद ही लिखा हुआ है पार्टिकल पे। ये ऐसे 2 लाइन की डेफिनेशन है। मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा एंड आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड इट अपने फ्री टाइम में, वो एग्जाम से कुछ लेना देना है नहीं उसका।
तो आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड इट। तो वो जो 2 लाइन की डेफिनेशन है, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जैसे कि वर्ड को समझते हैं, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पॉइंट लाइक वर्ड का क्या मतलब है। पॉइंट लाइक का मतलब है पॉइंट जैसा, मतलब एक पॉइंट जैसा। पॉइंट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ये सारे पॉइंट्स होते हैं ना हमारे। तो पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट, ऐसा छोटा सा इतू सा, हैविंग फाइनाइट मास। बट पॉइंट की डेफिनेशन ना ऐसे डॉट नहीं है, ये डॉट है, डॉट है। पॉइंट की डेफिनेशन अगर मैथमेटिक्स की सेंस में देखे तो क्या है, तो है पॉइंट की डेफिनेशन कि आप जितना छोटा सोच सकते हो इस डॉट को। देखो ये डॉट है, इससे ये डॉट छोटा है, बट पॉइंट जो है ना वो इससे भी छोटा है। मतलब कि आपकी इमेजिनेशन में जितना छोटा डॉट आता है उससे भी छोटा डॉट, उससे भी छोटा। मतलब अगर आपकी इमेजिनेशन में, आपके इमेजिनेशन में एक डॉट सोचो, उसको छोटा करो, ठीक है, तो वो जो छोटा हुआ उससे भी छोटा डॉट मतलब कि पॉइंट। मतलब अगर आपकी इमेजिनेशन में छोटा डॉट और छोटा हुआ है तो उससे भी छोटा, मतलब ये लिमिट जैसा है कि इतना पास कि आप उतना पास जा ही नहीं सकते। सो इट इज लाइक लिमिट, कि ये पॉइंट है उसे हम 0 डायमेंशन कहते हैं। वो एक ही पॉइंट होता है, बस वो एक ही पॉइंट, वो आसपास वो स्पेस कवर ही नहीं करता बिल्कुल, वो बस पॉइंट है। मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फिर से बता रहा हूं। तो रियल लाइफ में पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल लाइफ में 1 डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करती, रियल लाइफ में 2 डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करती पूरा लंबे स्पान तक। हाँ, छोटी सी 2 डायमेंशन इसको बोल सकते हो, बट इसमें भी थोड़े बहुत ऐसे ऊपर नीचे होती है चीजें। सो रियल लाइफ में सिर्फ 3 डायमेंशन होते हैं, कुछ भी पॉइंट कुछ नहीं होता। इसकी भी कुछ मोटाई होती है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा बाहर होता है इस इंक की वजह से। तो ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हर एक 3 डायमेंशनल है। बट पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो इतना छोटा हो जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जो हम सोच सके उससे भी छोटा हो। ऐसा ऑब्जेक्ट होता है क्या कहीं पे? अगर मान लो होता भी है, हैविंग फाइनाइट मास, उस ऑब्जेक्ट का मास भी फाइनाइट होना चाहिए, मतलब हम उसको तराजू में रखें तो कुछ मास दिखाना चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कि एक तो उतना छोटा ऑब्जेक्ट ले रहे हो, उसके बाद उसका मास भी ऐसा बोल रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल यार? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो पार्टिकल की जो डेफिनेशन है ये वाली, वो डेफिनेशन है, वो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, कि हम टेक्स्ट बुक में ऐसी डेफिनेशन लिखने के लिए है ये। इसको हम जब यूज करते हैं फिजिक्स वाले, ये डेफिनेशन है। और फिजिक्स वालों का काम अगर मजाक में बोलूं तो ऐसा है कि हम ऐसी डेफिनेशन को थोड़ी बहुत इधर उधर ऐसे टर्न ट्विस्ट करके अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। तो ऐसी डेफिनेशन को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करेंगे? तो हम ऐसी चीजों को पार्टिकल मानते हैं जिनके डायमेंशंस, जिनकी साइज उनकी पाथ लेंथ की साइज के मुकाबले बहुत छोटी हो। जैसे कि अगर मैं एक टेबल लूं अपना, जैसे मान लो इतना टेबल होता है ना बिलियर्ड बॉल का, अपन अगर वो पूल वाली गेम खेलते हैं ऐसे, वो स्टिक से एक बॉल को मारना है, या फिर कैरम खेलते हैं, तो कैरम का टेबल कितना होगा? कैरम का इतना होगा। तो वो कैरम के टेबल में एक जो पीस होता है उसका, जिसे कैरम मैन कहते हैं, वो इतना होता है, ठीक है, इतना पीस होता है कैरम का इतने बोर्ड में। तो कैरम के बोर्ड की साइज मान लो 1.5 मीटर है, और इसकी अपनी ही रेडियस, अपनी ही डायामीटर, खुद का डायामीटर जो है वो क्या है? अपना भैया का खुद का डायामीटर क्या है? वो है 3 सेंटीमीटर। भाई का खुद का डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, और ये है 150 सेंटीमीटर बोर्ड, जो उसका टेबल होता है कैरम का, वो इतना है 150 सेंटीमीटर। ये कैरम है, ये कैरम का पीस है, और ये कैरम का बोर्ड इतना होगा 150 सेंटीमीटर। और दूसरा केस है वो है अर्थ एंड सन का, कि यहाँ पे अर्थ है और इसका ऐसा रास्ता है, और यहाँ पे एक सन है। सन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तो ये सन है। तो अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर वो क्या है? अबाउट 10⁴ किलोमीटर है। और ये जो पाथ है, ये है, मतलब इसकी, इस पाथ की रेडियस जो वो ऐसे गोल गोल घूमती है, उस पाथ की अप्रोक्सीमेट रेडियस है 10⁸ किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट रेडियस है 10⁸ किलोमीटर। तो 10⁸ किलोमीटर्स में 10⁴ किलोमीटर बहुत छोटा है। कैसे? तो इन दोनों को रेशियो में डाल दो। डिस्टेंस मतलब इसका पाथ की लेंथ जो भी होगी, ये इतने इसके कंपेरेबल होगी ना 10⁸ के। मतलब अगर सर्कल है
सर्कल है मान लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस के ही कंपेरेबल उसकी पाथ लेंथ होगी, 2πr करना है बस हमें। तो इसकी रेडियस ही मान लो 10⁸ है, मान लो ये इलिप्टिकल पाथ में जाता है, बट मान लो वो सर्क्यूलर है अभी के लिए, क्योंकि वो इलिप्स बहुत मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं है, वो सन यहीं पे है, यहीं कहीं है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है बट इतना दूर भी नहीं है सेंटर से, रियल में अगर हम देखेंगे तो। हाँ, तो ऐसा है, इतना दूर नहीं है, वैसे इसके कंपेयर में बहुत दूर है, बट हाँ ऐसा कुछ मान लो कि ये सर्कल है जिसकी रेडियस 10⁸ किलोमीटर है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी 10⁸ किलोमीटर के आसपास की होगी, इंटू 2π ही तो करना है, वो ठीक है, उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये अबाउट 10⁸ है, तो पाथ लेंथ डिवाइड बाय इसकी रेडियस करते हैं, तो ये आता है 10⁴ किलोमीटर, इन दोनों का रेशियो, मतलब पाथ लेंथ के मुकाबले ये 10⁴ गुना छोटा है, 10,000 गुना छोटा है। एक मतलब अगर 10 गुना छोटा होने का क्या मतलब है कि ये बोर्ड है, इससे 10 गुना छोटा, मतलब इसको 10 पार्ट में डिवाइड करो और सिर्फ एक ही पार्ट इतना बचे, बस वो बोर्ड से 10 गुना छोटा हुआ। तो ये तो 10,000 गुना छोटा है, मतलब अगर इतनी लंबी अर्थ होगी तो ये इतनी लंबी उसकी लेंथ होगी, अर्थ को चलने की लेंथ इतनी लंबी होगी अगर बाय चांस, तो अर्थ इतू सी होगी, पॉइंट जितनी, इतू सी, और उससे भी छोटी। इसका मतलब अर्थ को पॉइंट कंसीडर कर सकते हो ये लंबे पाथ पर, बट यहाँ पे वो 150/3 है, वो 50 सेंटीमीटर हो रहा है, 150/3 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो रहा है, जो इतू सा नहीं है। 50 सेंटीमीटर बस इसका तीसरा पार्ट है, तो मतलब कि इतने को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो ये स्ट्राइकर का साइज इतना हो सकता है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल नहीं है। तो बिलियर्ड टेबल पे, कैरम बॉल पे, कैरम के बोर्ड पे, इस सब पे हम इसको पार्टिकल कंसीडर नहीं करते, बट जो पाथ लेंथ बहुत बड़ी हो तब हम पार्टिकल की डेफिनेशन को यूज करते हैं। समझ गए? ये फर्क समझने बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑफ जीरो इंपॉर्टेंस, बट अगर ये फर्क आपने समझे नहीं है देन ना कंफ्यूजन्स रहते हैं ऐसे छोटे बड़े, वहां पे ये चीजें काम आएंगी जब कंफ्यूजन्स होंगे, जब हम बात करेंगे इसके ऊपर। सो ये है इसका नॉर्मल, जो मैंने आपको फील देने की ट्राई करी है कि ये है डायमीटर ऑफ अर्थ की बात, और ये कैरम बोर्ड की बात। कैरम बोर्ड पे जो पार्टिकल है दैट इज नॉट अ पार्टिकल, और यहाँ पे अर्थ को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं जब वो सन के आसपास घूमती है तो हम अपनी लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ देते हैं। सो इट इज लाइक दैट। अभी हम तो ऑफिशियल डेफिनेशन पे ही कोई लिखेंगे, इस सब को लिखने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल इज अर्थ अराउंड द सन। अब हम समझ गए कि कैसे, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। और मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें सब लिखा हुआ है, तो वो आप उसमें से जो भी मन करे वो लिख सकते हैं अपनी नोट्स में। सो एग्जाम्पल इज अर्थ अराउंड द सन। चलो भाई, मजा आ गया, पार्टिकल की डेफिनेशन क्लियर हो गई फाइनली। तो अभी नए बस आज तो यही करना है हमें, अलग अलग चीजों की डेफिनेशन क्लियर करनी है बस बैठ के, और न्यूमेरिकल ऐसे करने हैं कि बस सारी डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। बस ये 11th-12th की बातें मैं करूंगा इस लेक्चर में, तो कुछ भी बाहर का नहीं होगा, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन 11th-12th। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है, प्योर डेफिनेशन लिखनी है क्या इसकी? प्योर डेफिनेशन लिखनी है क्या इसकी? प्योर डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, पार्टिकल। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल मतलब वो कितना थका है भाई। मैं इधर से इधर आया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये बोर्ड जो है वो 6 फीट का है, तो मैंने 6 फीट का डिस्टेंस कवर किया। मैं इधर से इधर गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, तो ये बोर्ड 6 फीट का था तो मैं 6 फीट गया, फिर 6 फीट आया तो 12 फीट का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सी बात है। डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो, वही सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। इट इज नॉट प्योर फिजिसिस्ट डेफिनेशन, बट ये है डिस्टेंस की डेफिनेशन। और दूसरा भाई इसका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। ऑफ द पार्टिकल।
चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल की पोजीशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब उसने चालू किया था चलना। तो ये मैं सिंपलेस्ट वे में इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। दोनों के यूनिट्स मीटर है, एसआई यूनिट्स आर मीटर। अभी ये मुझे नहीं लिखवाना चाहिए, मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाऊं तो भी ऐसा ना लिखवाऊं कि ऐसा यूनिट मीटर है, बट आपको एक बार बस कर छूटे नहीं, इसलिए सब कुछ करते चलते हैं। तो ये चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। जैसे कि इसका एग्जांपल बताऊं मैं, देखो यहां तक सब कुछ लिख लो, मैं साइड में आ गया, लिख लो, लिख लिया, चलो। तो अभी मैं इसका एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो क्या है, एग्जांपल क्या है भाई, तो एग्जांपल है ऐसा कुछ कि अगर एक बंदा या फिर एक चींटा था, छोटा सा चींटा ऐसा दिखता है, जो एक छोटा सा चींटा था, वो चींटा चलते 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 ऐसे ऐसे गया, 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 यहां तक गया चलते चलते इस रास्ते पे। चींटा था छोटा सा, तो वो चींटा इधर से इधर गया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस कवर करने का सिंपल लॉजिक है कि मानो कि ये चींटा अपने पीछे एक धागा छोड़ते हुए जा रहा था, छोटा सा धागा, पतला सा धागा होता है ना, वो छोड़ते हुए जा रहा था। तो धागे का जो शेप है वो ऐसा हुआ होगा एंड में, मतलब मान लो कि अपने पीछे ऐसे धागा छोड़ते 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 ऐसे टर्न लिया, तो धागे ने भी टर्न लिया, वो अपने साथ धागा छोड़ते छोड़ते जा रहा था। बहुत छोटा छोटा धागा छोड़ता, थोड़ा सा चलता, धागा छोड़ता, चलते गए, धागा छोड़ता गया, और अपने साथ साथ धागा छोड़ के धागे का शेप ऐसा दिखा जब चींटा यहां पहुंच गया। तो वो धागे को ऐसे खींच के लंबा करो और वो लंबाई उसकी मेजर करो, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ धागा। वो अपने पीछे एक धागा छोड़ के गया और वो धागे की जो लेंथ है वो है डिस्टेंस। समझ गए क्या? हाँ। और यही चींटा अगर ये सोचे यहां पहुंच के कि मैं अपनी जगह से कितना दूर पहुंचा हूं, ये चींटा यहां पहुंच गया और सोचे कि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हूं, तो ये जो डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन थी है शुरुआत की, और ये फाइनल पोजीशन थी अंत की पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचे अगर चींटा, तो कितना दूर है उस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट between initial and final position। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच के जो लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करो, उन दोनों के बीच में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, मतलब एक लाइन का सेगमेंट ड्रॉ करो, तो सेगमेंट का मतलब होता है एक टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा ड्रॉ करो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो लाइन के टुकड़े की जो लेंथ है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ धागा जो इतना लंबा होगा, और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, वो कितना भी हो सकता है। सो अगर आप 11th-12th वाले होते तो मैं ये लिखवाता, ये फॉर्मूला क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जितना होगा जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे, यहां तक अगर यहां से यहां गया कोई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बाकी हर केस में डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होगा। जैसे ये केस में धागे की लेंथ बहुत लंबी है, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट काफी कम है और धागे की लेंथ डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बट ये 11th-12th वालों के लिए है, लिखना है तो लिखो, वरना समझ लो भाई। तो ये सब 11th-12th वालों की बातें थी, और एक दो बातें और करने के मन कर रहा है बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि जो डिस्टेंस है ना वो है स्केलर क्वांटिटी। मतलब आप धागे की लेंथ है वो कौन सी डायरेक्शन से है मतलब नहीं, धागे की लेंथ है बस। बट यही चीज अगर आप सोचो, धागे की लेंथ तो धागे की लेंथ ही रहेगी, बट अगर आप ऐसे सोचो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, तो आपको पता चलेगा वो है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अभी वो मुझे समझाना नहीं चाहिए, बट फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज होंगी आज के लेक्चर में जिसमें मैं ये बोलूंगा कि ये मुझे नहीं समझाना चाहिए, बट मैं समझाऊंगा, क्योंकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके क्लास में कोई भी ऐसा है जिसको ये कुछ भी नहीं पता, सो दिस फॉर देम। कि मान लो कि मेरा एक दोस्त है छगन,
तो छगन नाम का एक दोस्त है, छगन नाम का जो दोस्त है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इधर तक जाएगा, इधर तक जाएगा, फिर इधर से यहाँ तक गया। भाई ये कितना गया, तो बोलो 3 किलोमीटर गया चल के। मेरा दोस्त छगन है भाई, मेरी तरह मोटा है वो, मेरी तरह एक्सेप्शनली मोटा है वो, और वो मोटा दोस्त इधर से इधर गया और इधर से उसको लगा कि चलो मुड़ लेते हैं, और मुड़ के इधर वो और 4 किलोमीटर चला, और उसने अपने पीछे पीछे एक धागा छोड़ा था। रास्ता भूल जाता है वो, उसको डिमेंशिया है, रास्ता भूल जाता है, तो रास्ता भूल जाता है इसलिए उसने अपने पीछे धागा छोड़ा। तो धागे की लेंथ कितनी हुई, 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस धागे की लेंथ हुई, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 किलोमीटर्स। बट उसने देखा कि अब उसको घर जाना है और वो ग्राउंड में चल रहा था, तो ग्राउंड के गेट पे कैसे पहुंचेगा, ये ग्राउंड का गेट है, वो ग्राउंड के गेट पे कैसे पहुंचेगा, जल्दी घर जाना हो तो वापस 7 किलोमीटर चले। उससे अच्छा उसने सोचा कि भाई कुछ छोटा काम करते हैं, और छोटा काम इस रास्ते पे हो रहा था जो कि था 5 किलोमीटर्स। ये रास्ता 5 किलोमीटर का है, क्लियरली ना, पाइथागोरस थ्योरम है, ये राइट एंगल है तो ये 5 किलोमीटर होगा। तो ये 5 किलोमीटर के रास्ते वो चला गया, तो उसे पता चला, इधर धागा छोड़ा तो उसको पता चला ये धागे की लेंथ जो थी वो 5 किलोमीटर थी। मतलब यहां से इधर आए तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इतना सा लाइन सेगमेंट है, उसका लेंथ है 5 किलोमीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो था यहां पर पहुंचा तब, वो सिर्फ 5 ही किलोमीटर था। तो डिस्प्लेसमेंट 5 ही किलोमीटर था भाई, बिल्कुल था। तो 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब आप कितना थके हो, आपके पांव कितना दर्द कर रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। तो छगन का बॉडी वेट तो लूज नहीं हुआ क्योंकि वो एक ही दिन चला, बट हमारे कंसेप्ट उसकी वजह से क्लियर हो गए, हमारे कंसेप्ट काफी क्लियर हो गए। चलो तो आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं भाई, 11th-12th वालों को करवाते हैं वो। एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, मान लो कि रेडियस r है। तो ये सर्कल के इस पॉइंट से स्टार्ट करके, A पॉइंट से स्टार्ट करके एक चींटे ने ऐसा मूव करना स्टार्ट किया। अभी अपने हर क्वेश्चन में चींटा आएगा। चींटे ने इधर से मूव करके वापस वो A पॉइंट पे आया, मतलब उसे हम B कहते हैं, अभी A ही बोल देते चलो। तो वो A पॉइंट पे वापस आया, मूव करके वापस A पॉइंट पे आया। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर किया इस धागे की लेंथ के जितना। धागे की लेंथ कितनी है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, इनिशियल पोजीशन से 0, क्योंकि वहीं पे आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। समझ गए क्या यहां तक। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हमें पता चल गया कि 2 वेक्टर ऐसे ही ऐड होते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, तो वेक्टर की तरह ऐड हुआ ना। ये पहला डिस्टेंस, ये पहला डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये भी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ऐड हुआ। वेक्टर ऐसे ही ऐड होते हैं। एक के टेल पे, ये अगर इधर मैं इसको पॉइंट कर दूं, मान लो ये पॉइंट है, तो ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो तीसरा वेक्टर यहाँ पे आएगा, तो ये वेक्टर की तरह ऐड होता है। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी। चलो भाई मजे आ गए, चलो मजे आ गए। चलो तो ये है, हो गया। नए कंसेप्ट पे जाते हैं भाई, नए कंसेप्ट पे जाते हैं। नए कंसेप्ट क्या है, नया कंसेप्ट है स्पीड। स्पीड के ना 2 प्रकार है, पर स्पीड की सिंपल डेफिनेशन है। स्पीड को हम अभी के लिए क्या लिखते हैं, चलो s लिखते हैं। s इक्वल टू डेल्टा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड s लिखते हैं, नहीं इसको भी v ही लिख देते हैं, उसको वेक्टर लिखेंगे बाद। तो v है स्पीड को हम v अभी v से दिखाएंगे। तो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय कितना टाइम लगा उसको वो डिस्टेंस कवर करने में, उसे स्पीड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, मजे आ गए। तो मान लो कि ये पार्टिकल है, उसको यहां से यहां जाने में इसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा d, डिस्टेंस को d कहते हैं। डेल्टा d जितना डिस्टेंस कवर किया अगर उस भाई ने, और डेल्टा t टाइम में डिस्टेंस कवर किया इतना, यहां से यहां तक का, A to B तक का, तो स्पीड s क्या होगी, ऐसे ही बोल दो भाई, मुझे नहीं मजा आ रहा है। स्पीड s क्या होगी, डेल्टा d बाई
डेल्टा टी, पर इस स्पीड को क्या कहते हैं, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, आई एम सॉरी, इस स्पीड को क्या कहते हैं, स्पीड को कहते हैं एवरेज स्पीड। मतलब कि एवरेज, अभी देखो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, आपका जो बाइक है ना उसमें जो वो होता है वो स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको, जो नीडल होता है जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है 30-40 की स्पीड, हम उसको स्पीड ही बोलते हैं क्योंकि वो स्पीड है। हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे डिवाइड बाय कितना टाइम लग रहा है, वही वो उधर वो नीडल ऐसे ऐसे होती रहती है उसमें बाइक में नीचे, तो उसे स्पीडोमीटर कहते हैं क्योंकि वो स्पीड दिखाती है। अभी आपको यहाँ से मान लो 3 किलोमीटर दूर जाना है, आपने जाने में 10 मिनट लिए 3 किलोमीटर जाने में, तो क्या जरूरी है कि आपने कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया होगा, मतलब वो जो नीडल है वो वहीं का वहीं रहा होगा पूरे 3 किलोमीटर में? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो नीडल जो है वो कहीं बम्प आ गया तो आपने स्लो करी गाड़ी, कहीं पे खुला रास्ता मिल गया थोड़ा सा 200 मीटर का तो आपने स्पीड बढ़ाई, कम करी, स्पीड बढ़ाई कम करी, ऐसा हुआ है। बट इन दी एंड आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करो, उसे कहते हैं एवरेज स्पीड, कि आप एवरेज इतने स्पीड से चले हो, जनरल ऐसा, समझ गए क्या? हाँ, तो एवरेज स्पीड से चले हो, क्या बात है, ये एवरेज स्पीड है। बट अगर हमें इसी पॉइंट की स्पीड चाहिए, जो वो नीडल उस पॉइंट पे ही दिखाता है ना, वो चेंज होता रहता है हर टाइम पे, वो चेंज होता रहता है, तो वो चेंज जो होता रहता है वो उस पॉइंट की स्पीड जो हमें चाहिए उसे कैसे निकालेंगे? तो भाई मान लो कि ये टाइम इंटरवल जो है जो 10 मिनट का था, उसे और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, इसको टेंडिंग टू 0 कर दोगे तो उस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो पता चल जाएगा। और वो डिस्टेंस ही तो टाइम, वो डिस्टेंस डिवाइड बाय वो छोटा सा टाइम ही तो स्पीड है। छोटा सा टाइम में छोटा सा डिस्टेंस कवर होगा और उन दोनों को डिवाइड करोगे तो स्पीड मिल जाएगी, वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो नया कंसेप्ट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब अभी की इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, अभी के टाइम पे वो, उसमें बस लिमिट डेल्टा टी को 0 होना है, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी में, जो ये बन जाएगा डी एस बाय, ओ सॉरी ये तो सही था सब, ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी, हमने इसको डी ही बोला, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये डी अलग है और ये डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन का है। हमें पता है कि जब नीचे वाला 10 to 0 होता है तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, हमने डिफरेंशिएशन के क्लास में देखा हुआ है, एमपी में ये देखा हुआ है। चलो, तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसमें डी बाई डी टी करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड उस इंस्टेंट पे निकालने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं कि टाइम का इंटरवल बहुत छोटा कर दिया तो जो स्पीड मिलेगी वो उसी पॉइंट पे मिलेगी। तो ये क्या देगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। चलो हाँ, ये क्या देगा वो देखेंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सब कुछ हम एक एग्जांपल से देखेंगे, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे ये सारी चीजें। बट नेक्स्ट है वेलोसिटी, एक और कंसेप्ट जो कि अभी ये डिस्टेंस को तो हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसको अंदर ले लिया भाई पिक्चर में अपने कोर्स में। अगर डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेंगे तो उसे बुरा लगेगा और हम किसी के साथ रिलेशन खराब करना नहीं चाहते, तो भाई डिस्प्लेसमेंट को भी लाओ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसे हम v बोलेंगे वो है डेल्टा x बाय डेल्टा t, जहां पे x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट भैया खुद वेक्टर है तो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर। और यहां पे ये भैया जो थे डिस्टेंस भैया वो स्केलर थे, तो ये भैया भी स्पीड भैया भी है स्केलर। तो ये भैया अपने आप में वेक्टर है, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, और ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है ये, क्योंकि एक पूरे इंटरवल में हम देखेंगे कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट किया और वो पूरे इंटरवल को खत्म करने में कितना टाइम लगा, तो ये है एवरेज वेलोसिटी। बट उसी पॉइंट पे अगर हमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पता चल जाए तो उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी।
dx/dt होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, याद रखने की जरूरत लग रही है तो रखो। ये है एवरेज, ये है इंस्टेंटेनियस, सब कुछ याद रखने की जरूरत लग रही है तो रखो, वरना मत रखो। ये सब कुछ यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और क्या सच में क्लियर है कि नहीं वो चेक करेंगे सब कुछ। चलो भाई मजे आ गए, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 11th-12th का ही बुक का उठाया हुआ है। मैं अभी तक जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अपनी 11th-12th की टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, अपनी 11th-12th की मेरे पास पढ़ी हुई अभी फटी हालत में, तो उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सरल है। x of t is given as -4t plus 2t square। मतलब कि एक पार्टिकल है, एक कार बोल दो, कार को पार्टिकल ले सकते हो लंबे रोड पे, एक लंबा सा रोड है। अभी हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ x आ रहा है। तो कार है इसके ऊपर, या अपना चीटा है, चलो कार ही लेते हैं। कार है इसके ऊपर, वो मूव कर रही है इसके ऊपर, और यहाँ पे मान लो कहीं ओरिजिन है 0, तो कार ओरिजिन है x का, ये x एक्सिस है। तो x चेंज हो रहा है टाइम के साथ इस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब t = 0 रखोगे तो ये 0 पे था, ओरिजिन पे था ये कार। 0 रखो भाई, t = 0 रखोगे तो ये कार ओरिजिन पे था, मतलब कि यहां था। इसके बाद इसने चलना स्टार्ट किया, t = 1 रखोगे तो -4 आ रहा है, अब -2 आ रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया भाई ने अपने। कहाँ चलना स्टार्ट किया? इधर चलना स्टार्ट किया, और फिर कुछ हुआ जो भी हुआ, बट वो चलती रही अपने आप। बस ये कहना चाहता हूँ मैं, t = 1 रखा तो 1 सेकेंड पे वो कहाँ थी? टाइम तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, टाइम हमारे पास घड़ी है, वो टाइम है। तो घड़ी में हम देखते रहे थे, कहीं से टाइम स्टार्ट किया हमने 0 से, वहां से फिर बढ़ी, जो भी हुआ उसके साथ हुआ। तो इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है? तो फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। और स्पीड में और वेलोसिटी में भी दो चीजें, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस इन t = 0 to t = 2 सेकेंड। इतने रेंज में हमें ये सब काम करने हैं, ये सारी चीजें फाइंड करनी। सिंपल है, सवाल समझ आ रहा है क्या? ये सारी चीजें फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है, 0 to 2 में कितनी होगी, और एट 2 = 0 सेकेंड इंस्टेंटेनियस सब कुछ फाइंड करना है। एट 2 = t = 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस क्या होगा, उसके बारे में बात करनी है। सब कुछ है, बहुत सरल सा प्रश्न है। डिस्टेंस से चालू करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, कितना कवर किया इसने 2 सेकेंड्स में? 2 सेकेंड में यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे भी 2 रखो, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो 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 भाई, तो इधर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या होगा? देखो देखो देखो, मजे आ रहे हैं भाई। कहीं पे 2 रखोगे, ये अभी इसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, वो तो क्लियर है। इसके पाथ को ट्रेस करते हैं, इसके पाथ को ट्रेस करते हैं। तो t = 1 सेकेंड पे, चलो इसका एक टेबल बनाते हैं, x एट डिफरेंट t। तो t = 0 पे x 0 पे था, t = 1 सेकेंड पे कहाँ था? 1 सेकेंड पे -4 + 2, ये -2 पे था, मीटर में है, ये सेकेंड में। तो t = 2 सेकेंड पे ये कार कहाँ होगी भाई? देखो t = 2 सेकेंड पे t की जगह 2 रखो, तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, 4 × 2 8 है, और यहाँ पे भी -8 है, तो वापस 0 पे आ गई कार। और क्या है अभी आगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? तो ये 1 -1 -2 हुए, तो कार यहाँ तक गई, फिर पलटी मारी और इधर आई t = 2 सेकेंड में।
क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? कहां तक गई कार? इधर तक गई, पलटी मार के इधर आई। तो कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो पहले 2 था, बाद में 2 था, टोटल 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। नेगेटिव पे मत जाओ, डिस्टेंस मतलब कितनी थकान हुई उसको, तो 4 मीटर चलने जितनी थकान हुई उसको, सिंपल ऐसे ही सोचो। सो डिस्टेंस है वो स्केलर होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव लिखना है, लिख लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 to 2 के बीच में जाके +2 फिर +2 इतना चला, मतलब ये पहले बोर्ड के इस साइड से इस साइड गया, फिर वापस इस साइड आया, तो 6 और 6 12 चला हूं मैं। वैसे कार है वो 2 और 2 4 चली, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? t = 0 to 2, t = 2 सेकेंड में 4 मीटर जितना, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 0, क्योंकि वहीं पे वापस आ गई, वहीं पे वापस आ गई। स्पीड क्या होगी? तो 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा डी क्या है? डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर, और 2 सेकेंड का टाइम लगा है 4 मीटर कवर करने में, तो 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, पता ही है हमें। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, टाइम कितना लगा? 2, तो 0 डिस्प्लेसमेंट के लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, ये बंदा डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, एवरेज वेलोसिटी भी 0 है। हाँ चला है और स्पीड भी थी इसकी एवरेज, बट वेलोसिटी 0 है। स्पीड क्यों थी? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, चल के वापस आया तो 0 हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड इक्वल टू ही इंस्टेंटेनियस स्पीड, लिखना है तो लिख लो वहां पे। जब भी मैं अभी स्पीड बोलूं, जब भी सिर्फ स्पीड बोलूं या सिर्फ वेलोसिटी बोलूं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस लिखना है, लिख लो। हाँ, तो स्पीड क्या है भाई? स्पीड क्या है? स्पीड इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पे क्या होगी? स्पीड होगी d/dt ऑफ x। d/dt ऑफ x क्या होगा? वो d/dt ऑफ -4t + 2t² इक्वल टू, स्पीड भी हर बार पॉजिटिव होती है, जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो स्पीड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इक्वल टू क्या है? -4 + 4t इक्वल टू, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये बनेगा 4 × 2 8 -4 4 मीटर पर सेकेंड। अरे तो ये एट t इक्वल टू 2 क्या बना? 4 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम ही होगी, बस कौन सी डायरेक्शन में है उस पे फर्क पड़ेगा। तो डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा कैलकुलेशन। तो ये भी 4 मीटर पर सेकेंड है इस पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी सेम बट देयर डायरेक्शन कैन बी ऑपोजिट, कि मतलब साइन कैन बी ऑपोजिट। डायरेक्शन तो इसकी है ही नहीं स्पीड की, तो साइन ऑपोजिट हो सकती है वेलोसिटी और स्पीड की। बाकी इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा इंस्टेंटेनियस का। समझ गए क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर बार सेम होगा, बस साइन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, इधर जाओ उधर जाओ। स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी जाओ वो स्पीडोमीटर ऐसे ही घूमेगा जैसे घूमता है। सो ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हो गई। समझ गए? समझ गए क्या? हाँ बस। तो देखना है इसमें से कि पलटी कहाँ मार रहा है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो देखो डिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाए या स्पीड फाइंड करने को बोली जाए, तो डायरेक्टली टी की वैल्यू डाल के आगे मत बढ़ना, देखोगे ये कहीं पलटी मार रहा है क्या। पलटी मारेगा वहां क्या होगा? देखो इधर से इधर स्टार्ट होगा चलना, तो 1 सेकेंड के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। जहां पलटी मारेगा ना वहां वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। लिख लो, मैं बोलूंगा लिखो। पलटी मारेगा पार्टिकल तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मतलब कि उस पॉइंट पे dx/dt इक्वल टू 0। इस केस में देखो
-4 + 4t = 0, तो t = 1 सेकेंड पे पलटी मारेगा। 1 सेकेंड पे पलटी मारेगा। हमें पता चल गया कि 1 सेकेंड पे पलटी मारेगा। तो देखो 1 सेकेंड में कितना चला, तो -2 तक, फिर वापस पलटी मार के ही चलेगा उल्टी डायरेक्शन में। तो क्लियर है, पलटी मारा, इधर आया। ये 1 सेकेंड में पलटी मारा। अभी अच्छा मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है ये -2 पे ही पलटी मारा है, मैंने अज्यूम कर लिया था। देखो हो सकता है कि ये इतना चल के पलटी मार के आया हो, इतना चल के पलटी मार के आया हो, मैंने अज्यूम कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि 1 सेकेंड पे पलटी मारेगा, क्योंकि मैंने दिमाग में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया था कि ये पलटी मारेगा तब स्पीड 0 होगा। तो पलटी मारा, स्पीड 0 हुआ, t = 1 सेकेंड पे पलटी मारा, वहां पे ही स्पीड 0 होगा। और उसके आसपास देखो वहां तक कितना चला है वो देखो और उसको डबल करो, मतलब वहां तक कितना चला है वो देख लो, फिर उल्टा होके जाओ तो डिस्प्लेसमेंट का तो आइडिया वैसे भी आ जाएगा, बट डिस्टेंस का आइडिया नहीं आएगा। उस हिसाब से अगर पलटी मार रहा है तो पलटी मार रहा है तो कान खड़े हो जाने चाहिए, जब डिस्टेंस पूछे तो कान खड़े हो जाने चाहिए, तुरंत ध्यान आना चाहिए कि पलटी मार रहा है कि नहीं चेक करो। पलटी मार रहा है तो दोनों को ऐड करो, तभी टोटल डिस्टेंस बनेगा। बहुत पढ़ लिया अभी तक, बहुत। कामनेस से एक बार आंख बंद करके सोचो, आंख खुली रख के सोचो मुझे देखते हुए कि क्या हमें सब क्लियर है। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या सब क्लियर है? हाँ, तो अभी इसके बाद पूरे कोर्स में मैं डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बहुत कम बात करूंगा। जो मेन बात होगी वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की ही होगी, वेक्टर्स की ही होगी, स्केलर्स की नहीं होगी। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की ओर। वो क्या है? वो है कर्व्स। उससे पहले एक और अपने भाई को समझ ही लेते हैं। एक और भाई है अपना, एक्सेलरेशन, उसको फटाफट समझ लेते हैं। वो कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन ऐसा कहता है कि कितनी जल्दी स्पीड चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन है। बस डेफिनेशन को ध्यान से समझो, कितनी जल्दी स्पीड चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज, अभी मैं कहीं गलती से स्पीड बोल जाऊं ना, गलती से स्पीड, अब आप लोग तो मेरे सामने हो नहीं करेक्ट करने को, गलती से स्पीड बोल जाऊं तो समझ लो कि अगर मैं वेक्टर चीजों की बात कर रहा हूं जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही है उसका मतलब, अगर मैं स्पीड बोल भी गया गलती से तो वेलोसिटी का चेंज है रेट ऑफ चेंज, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt से मिलता है। यही सारी चीज अपनी भाषा में लिख लो, इसमें मैं कुछ लिखाने वाला हूं नहीं। चलो लिख लो फटाफट, इधर लिख देता हूं। चलो मैं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर सिर्फ एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन इसे कहते हैं। और अदरवाइज एवरेज एक्सेलरेशन है ΔV/ΔT, जिसे हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। चलो हो गया। एक्सेलरेशन मतलब कितनी जल्दी स्पीड चेंज हो रही है, उसे कहेंगे एक्सेलरेशन। बस ये छोटी छोटी चीजें थी, बहुत सिंपल सी। अभी हम जो काम करेंगे वो बहुत बढ़िया है, लिख लो भाई, इसमें कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन का नया नाम देके लिख लो। अभी जो हम काम करेंगे वो बहुत बढ़िया है। अभी मैं सब इस पे इतना जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि 11th-12th की टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है। अगर ये आपको ऑब्वियस नहीं लग रहा है तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कुछ बड़ा ही चीज बोल दी कुछ, तो पढ़ो 11th-12th की टेक्स्ट बुक अपने बोर्ड की, ठीक है। सो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसे कहेंगे ग्राफ्स। T(x), उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग ग्राफ बनाएंगे V(t) और A(t). तो अभी हम जो पढ़ने वाले एक ग्राफ में से दूसरे ग्राफ में कैसे जाया जाए और ग्राफ को समझना कैसे है। तो मान लो कि किसी पार्टिकल का xt ग्राफ, अभी ग्राफ है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ है, किसी पार्टिकल का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, यहां पे एक डॉट है, ऐसे लाइन बनाई हुई है, और यहां पे इसका विजुअलाइजेशन है। भाई अपने विजुअलाइजेशन करे बिना आगे नहीं बढ़ना है। जहां पे विजुअलाइजेशन में
एक चीटा है, चीटे को ठीक से बनाते हैं भाई, एक कार बनाते हैं। चीटे को क्यों बनाए भाई, अभी के लिए कार बनाओ। कार है जो ओरिजिन पे पड़ी हुई है, वहां से चलना स्टार्ट करेगी t=0 टाइम से। तो ये जो ग्राफ है ये इस लाइन के ऊपर चल रहा है। ये लाइन कौन सी, ओरिजिन की है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि x=0 ही रहेगा, टाइम कितना भी बढ़ा लो, x=0 ही रहेगा। इसका मतलब कि पार्टिकल वहीं का वहीं है। ये पार्टिकल की पोजीशन दिखाता है, ये पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। तो अगर x=0 है तो हर इंस्टेंट पे x=0 है, इसका मतलब पार्टिकल वहीं पे रुका हुआ है। इसका मतलब रुका हुआ है तो वो चल नहीं रहा, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। कितना भी टाइम ले लो तो ये ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा, ढेचुक ऐसे। यहाँ पे इसी लाइन पे जाएगा। अभी मैं इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ठीक से नहीं आ रहा, इसी लाइन पे ये ऊपर नीचे हो रहा है वो आप समझ लो, क्योंकि मैं पाब्लो पिकासो नहीं हूँ तो मेरा ड्राइंग खराब है। तो इसी लाइन पे जाएगा, वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी, और वेलोसिटी 0 ही रहेगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज है वो भी तो 0 ही रहेगा अपना भाई। समझ गए क्या? तो ये कार वहीं की वहीं पड़ी हुई रहेगी। ये पहला ग्राफ था, बहुत ही सरल था, बहुत ही इजी था। तो इस पे हमने बस एक बार ध्यान दे दिया कि भाई क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। तो हमें पता चला कि जो भी हो रहा है देख लिया हमने। अब मान लो कि मैंने ये लाइन करी ही नहीं है, ये वाली लाइन है, इसे भूल जाओ। नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाओ अपनी नोटबुक में, जिसमें वापस ये 3 एक्सेस बनाओ। और अभी मैं बोल रहा हूं ये नेक्स्ट ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है जहां x मान लो x0 कोई नंबर है, x0 पे कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि टाइम कितना भी बढ़े वो भाई वहीं के वहीं है x0 की पोजीशन पे। इसका मतलब ये जो कार है, ये कार कोई x0 पोजीशन पे खड़ी हुई है और वहीं की वहीं है, चल नहीं रही। जैसे 0 पे नहीं चल रही थी वैसे x0 पे नहीं चल रही है, वहीं पे स्टेबल है। अभी देखो मैं जो चीजें बोल रहा हूं आपको लिखनी है कि कार नहीं चल रही, इसका मतलब है नहीं चल रही है। फिर v जो है वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, फिर से वही रहेगी 0 की 0, तो इसी लाइन पे आएगी वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन भी 0 का 0 रहेगा तो वो भी इसी लाइन पे आएगा। तो उन दोनों का ग्राफ सेम टू सेम रहेगा, बस ये चेंज हुआ कि अब ये कार जो थी वो कोई अलग पोजीशन पे खड़ी हुई है, वहां पे नहीं है। बस समझ गए क्या? समझ गए। तो अभी थर्ड ग्राफ है, इसको मिटा दो, मान लो कि ये ड्रॉ ही नहीं किया था। तीसरा ग्राफ आप बनाओ अपनी बुक में, तीसरा ग्राफ बनाओ भाई। तीसरा ग्राफ ऐसा है कि उसकी पोजीशन ऐसे लीनियरली चेंज हो रही है, x सम कांस्टेंट t, y mx टाइप पे, कि 0 पे पोजीशन 0 थी और फिर धीरे धीरे पोजीशन बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे मतलब वो हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती हुई आगे बढ़ रही है। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पे होगी, तीसरे सेकंड पे 3 मीटर पे होगी, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा, dx/dt होगा। कभी भी एक कर्व का स्लोप क्या होता है, ये कर्व है, इस पे टेंजेंट बनाओ तो भी ये लाइन ही आएगी, तो इसका स्लोप dx/dt होगा जो कि c होगा, और इसे ही तो हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये c अगर कांस्टेंट है, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, कोई वैल्यू c के इक्वल। समझ रहे हो आप कि ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू c है, इसके इक्वल इसकी वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी जो c के इक्वल है उसके हिसाब से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन फिर से 0 है। तो ये लाइन तो यहीं की यहीं रहेगी भाई, अभी भी एक्सेलरेशन फिर से 0 है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल क्लियर हुआ। मजे आए कि नहीं? तो बिल्कुल मजे आए। चलो तो अभी नेक्स्ट 0 पे था और मूव कर रहा था। अभी नेक्स्ट जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी नहीं कहूंगा जिसे मैं, बट अभी के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी, x जो है वो पैराबोलिकली बढ़ रहा है ऐसे, मतलब x कोई पैराबोला है
ax² प्लस bx, और इसमें c 0 होगा। c 0 होगा क्योंकि हमने जब पैराबोला डिस्कस किया तभी कहा था कि c जो है वो ये y इंटरसेप्ट दिखाता है और y इंटरसेप्ट 0 है इस केस में, तो पैराबोला में c 0 होगा और x ऐसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वैसे इसको अगर ठीक से समझे तो इसका मतलब है कि पहले ax² क्या भाई, at² सॉरी at² प्लस bt, तो इसका मतलब है कि पहले सेकंड में ये थोड़ा सा चलेगी, दूसरे सेकंड में ये और ज्यादा चलेगी, तीसरे सेकंड में और ज्यादा चलेगी, तो ये धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाती जाएगी, अपनी वेलोसिटी बढ़ाती जाएगी। ये पहले सेकंड आप इसका टेबल बना के देख सकते हो कि x फॉर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अलग चीजों के लिए, तो इसका टेबल बनेगा। तो ये जो है इसके लिए vt ग्राफ कैसा बनेगा भाई, देखो vt ग्राफ कैसा बनेगा, तो vt ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt होगी, और वो क्या होगा 2at प्लस b, 2at प्लस b जो है वो वेलोसिटी होगा। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, जहां m क्या है 2a है और c है मतलब y इंटरसेप्ट है वो b है, तो ये वेलोसिटी है वो ऐसी बनेगी, चुक यहाँ पे b बनेगा और इसका स्लोप जो है इक्वल टू 2a आएगा। तो ये वेलोसिटी है जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, और स्लोप जो है वेलोसिटी का, इसका स्लोप 2a आएगा, मतलब स्लोप वेलोसिटी का है उसे dv/dt कहेंगे, इस कर्व का dv/dt कहेंगे तो वो 2a आएगा। तो dv/dt क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कोई वैल्यू 2a पे कांस्टेंट रहेगा। समझ गए क्या, समझ गए, क्लियर। अभी ये थर्ड पावर होता तो एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होता, क्लियर है ना, सिंपल है, लॉजिक सारे सिंपल फॉलो कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ लीनियरली चेंज होता, फोर्थ पावर होता तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ पैराबोलिकली चेंज होता, ऐसे होता, फर्क नहीं पड़ता अपने को जो भी होता। हमारे लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे और मजे करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सब कुछ मजे है, मजे आ गए। चलो, तो ये ग्राफ हमने बेसिक देख लिए, एक बार लिखना है तो लिख लो कि इसके अंडर, इस एरिया के अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, टेंजेंट ऑफ द कर्व, हाँ, तो हर एक कर्व के लिए एरिया अंडर द कर्व क्या देगा और टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या देगा। xt का कर्व है, vt का कर्व है और at का कर्व है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन x dt, यही तो होता है। और ये क्या देगा, इंटीग्रेशन x dt कुछ नहीं देगा अभी के लिए, कुछ हमें पता नहीं है इंटीग्रेशन x dt क्या है, पर ये है एरिया अंडर द कर्व। और टेंजेंट क्या है, dx/dt, टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट का स्लोप, मतलब टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो ये dx/dt है जो हमें वेलोसिटी देगी। तो मतलब इस कर्व पे कई भी इंस्टेंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें वेलोसिटी देगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और अगर इस कर्व पे दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी निकाले और इन दोनों के बीच में जाने में डेल्टा t टाइम लगा हो और डेल्टा x जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो एवरेज वेलोसिटी है वो डेल्टा x/डेल्टा t मिलेगी। बट हम जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt से निकालेंगे, कर्व से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा जो। अभी इसका एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन v dt है, और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि dx/dt इक्वल टू v है, तो इंटीग्रेशन v dt क्या है, अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ही रहे हैं एमपी में, तो v dt क्या है, v dt है x। मतलब इस कर्व के अंडर का जो एरिया है a to b, मान लो ये एरिया, वो उतने पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हैंडराइटिंग बहुत छोटे हो गए यहाँ पे, मैं डिस्प लिखता हूँ, आप समझ लो। अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिन 2 पॉइंट के बीच की लिमिट होगी इधर, उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, क्लियर है।
और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है dv बाई dt, जो हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और लंबा एक्सेलरेशन चाहिए तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी करो लंबे स्लोप के लिए। वैसे इसमें तो स्लोप कांस्टेंट है, बट अगर dv बाई dt का प्रोफाइल ऐसा होता तो यहाँ पे ये जो है वो डेल्टा v होता और ये जो है वो डेल्टा t होता, तो इस प्रोफाइल में डेल्टा v बाई डेल्टा टी अलग होता। समझ गए क्या? हाँ। और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? at का इंटीग्रेशन a dt, जो कि उस रीजन की एवरेज वेलोसिटी देगा। a dt जो है वो उस रीजन का एवरेज वेलोसिटी देगा। एवरेज वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी। और dA बाई dt हमें अभी नहीं काम का, जैसे ये भी नहीं काम का है और ये भी नहीं काम का है, कुछ भी अभी के लिए कुछ काम का नहीं है ये दो पाई, और बाकी सारी चीजों में ये मिलेगा। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। देखो अभी मेरा इस ढक्कन पे मेरा दिमाग फोकस नहीं कर पाया, लॉज ऑफ मोशन ठीक से स्टडी नहीं कर पाया, तो वो गिर गया, तो मुझे नीचे उठ के लेना पड़ा। तो लॉज ऑफ मोशन जितने आपके स्ट्रांग होंगे वैसे ऐसे ढक्कन लेने नीचे नहीं जाना पड़ेगा। समझ गए? चलो, तो ये है बेसिक सी बातें सारी। यहाँ पे सब कुछ जो आप अपना जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था वो क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। जब फ्री फॉल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है, फ्री फॉल में क्या क्या ध्यान में रखना है और उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सब। बट फ्री फॉल के साथ साथ हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन है उसके इक्वेशन भी देखेंगे वहीं पे। तो फ्री फॉल के बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। फ्री फॉल क्या है उसकी कहानी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव फन।